हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोसेट्स। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहला पॉइंट, दीज आर प्योरली इमेजिनरी लाइंस, इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं? इनका बस इतना सा रोल है ताकि तुम्हें जस्ट विजुलाइज कर सको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो दीज आर जस्ट फॉर इमेजिनेशन ऑफ, किसका इमेजिनेशन? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, थोड़ा हमें आइडिया लग जाए, हम माइंड में एक पिक्चर बना सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the electric field in a region can be graphically represented by drawing certain curves known as lines of electric force or electric field lines. Tangent to line of force gives the direction of resultant electric field there. किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो क्या देता है हमें? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जैसे ये 10th में पढ़ते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर वो इंटरसेक्ट कर गए किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज रेडियली आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पॉइंट पे फील्ड लाइन बतानी है, तो यहां से एक रेडियली आउटवर्ड जो लाइन जाती है, ये इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन बताती है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज रेडियली आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे अगर बताना हो, जैसे इस पॉइंट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा रेडियली इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट, जहां पे इनका डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहां पे इनका डेंसिटी कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। देखो, अब मैंने यहाँ पे फील्ड लाइन नहीं बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है। ऐसे तो इन्फानाइट फील्ड लाइंस आ जाएंगी क्योंकि हर जगह फील्ड है। बट इसका जस्ट मीनिंग ये होता है, हमें ये रिप्रेजेंट करने का क्या मीनिंग है कि इससे ये आइडिया लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे कोई एरिया भी ले लो, जैसे यहाँ पे एरिया लो, कितनी फील्ड लाइंस आ रही है? इसमें से 3 फील्ड लाइन पास कर रही है। ये सेम एरिया यहाँ पे बनाओ, एक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो अगर सेम एरिया पे देख लो, अगर ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही है तो वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कम फील्ड लाइन पास कर रही है तो वहां पे मैग्नीट्यूड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टाइटली स्पेस्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे अगर मान लो क्यू में से अगर तुम 10 फील्ड लाइन बनाते हो तो 4Q में से तुम्हें 40 फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज करो, जैसे यहाँ पे एक P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। P1 पॉइंट में से पर यूनिट एरिया ज्यादा फील्ड लाइन पास करे, देखो यहाँ पे कोई एरिया बनाओ, ऐसे ही यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का एरिया बना लो, तो पर यूनिट एरिया यहाँ पे ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रही है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड कम होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हमें यहाँ पे फील्ड लाइंस बनानी है। देखो जैसे इस पॉइंट पे फील्ड देखते हैं, पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन इधर आएगा, अब ये नेगेटिव वाले के टूवर्ड आएगा, तो ऐसे ये तो हो गया कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गए कि भाई इसकी वजह से इधर आ रहा था, इसकी वजह से इधर आ रहा था। तो ऐसा नहीं है, जो भी इनका रिजल्टेंट फील्ड होगा, हमें जो फील्ड लाइन बनानी है उसके टेंजेंशियल बनानी। तो फील्ड लाइन क्या होती है? पॉजिटिव से ओरिजिनेट करते हैं, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट करिए, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है। याद है बीच वाले पॉइंट पे फील्ड इस तरफ होता था, यहाँ पे अगर प्लस क्यू रखो माइनस क्यू रखो, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो बीच में जो फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था। तो इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस आएंगी, यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे इस तरफ, तो यहां से ओरिजिनेट हो रही है, देखो यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे
इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से देखो, यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे ऐसा कुछ। देखिए जैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर आना चाहिए, पॉजिटिव की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव के टुवर्ड्स आएगा। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा इसके बीच में कहीं आएगा, और ये पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्यों, इससे डिस्टेंस कम है, तो रिजल्टेंट जो इसके पास में होगा ये। तो टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से ये वाली जो लाइन है ना, ये इंफिनिटी पे जाके ऐसे टर्न करेगी। इस तरीके से हमारे पास कर्व लाइन होती है। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों प्लस क्यू चार्जेस है, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड जाते हैं, इससे भी रेडियली आउटवर्ड। देखो कैसे आएगा, अगर हम बोलूं यहाँ पे बीच वाले पॉइंट पे, देखो बीच वाले पॉइंट पे याद करो फील्ड, पॉजिटिव का से इस तरफ, इस पॉजिटिव का से इस तरफ नेट फील्ड ऐसा कुछ आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये इस टाइप का कुछ फील्ड लाइन आता है। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे यहां पे चेक करो, पॉजिटिव की वजह से इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, इस पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में कहीं। ऐसे फॉर इनफाइनाइट शीट, ये नेक्स्ट केस है तुम्हारे पास इनफाइनाइट शीट, इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनानी है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो फील्ड लाइंस पहले तो पैरेलल होंगे। क्यों, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायरेक्शन तो मतलब सेम हो गया। तो पॉजिटिव इनफाइनाइट शीट की वजह से याद है कितना फील्ड होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, एक तो पैरेलल होनी चाहिए एंड इक्वली स्पेस्ड भी होनी चाहिए। इक्वली स्पेस्ड क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं कोई भी पर यूनिट एरिया देखूंगा तो इनका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम आनी चाहिए। तो तुम्हें जो फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड बनानी है, पैरेलल तो बनानी है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, देखो इस डायरेक्शन में से पॉजिटिव से बाहर की तरफ जा रही है। तो इस टाइप का कुछ इसका फील्ड आएगा। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज याद है कितना फील्ड होता है, इसका था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका होता है रेडियली आउटवर्ड। तो ऐसा कुछ रेडियली आउटवर्ड, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस बनेंगे इसके। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ, यहां से ऐसे। तो इस तरीके के हमारे पास फील्ड लाइंस आते हैं। फील्ड लाइंस आर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ये बस हमें क्या करता है, हेल्प अस टू विजुअलाइज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट शीट में मैं एक पॉइंट बताना रह गया था, प्रैक्टिकली इनफाइनाइट शीट पॉसिबल नहीं है। तो हम इनफाइनाइट शीट पढ़ते क्यों है, क्योंकि क्या तुमने देखा कभी इनफाइनाइट शीट, तो उसका यूज क्या है, इसका ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था फॉर शीट, ये था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट शीट नहीं होती कि आर इनफाइनाइट नहीं होता, तुम किसी डिस्क के इतना ज्यादा पास में चले जाते हो कि एक्स आर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पास में, तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट शीट पॉसिबल नहीं होती।
तुम उस पॉइंट इन्फाइनाइट शीट पॉसिबल ही नहीं है, तुम क्या करते हो किसी भी डिस्क के या किसी भी शीट के बहुत ही पास में खड़े होते हो, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में ये आर बहुत लार्ज होता है, तो प्रैक्टिकली इन्फाइनाइट शीट नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू सम एरिया। किसी भी एरिया में से फ्लक्स क्या डिफाइन करते हैं? फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। ये जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो फील्ड लाइंस ट्वाइस पास कर रही है तो फ्लक्स भी क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो जैसे मान लो ये एक ए एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मैंने शीट को इस तरीके से रख दिया, ऐसे रखा, इस तरीके से रखा। अब तीनों केसेस में से किस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? देखो एरिया सेम है, एरिया सेम है, तो यहां से तुम्हें दिखना चाहिए कि इस वाले केस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं अगर एरिया सेम रखा है तुमने। और इस केस में देखो, जब फील्ड इसके शीट के पैरेलल है तब तो इसमें से एक भी फील्ड लाइन क्रॉस करके नहीं जा रहा, टेंजेंट टू शीट जा रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू सम एरिया, ठीक है। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि एरिया ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है या इलेक्ट्रिक फील्ड ही सफिशिएंट नहीं है। ई सबका सेम है, एरिया सबका सेम है, बट तीनों में जो फ्लक्स आ रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, वो डिफरेंट आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किस केस में आ रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसमें उससे कम, इसमें कोई फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करा। तो जबकि ई सेम है, ए सेम है, तो एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल। किस किस टर्म्स पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरा डिपेंड करता है एरिया, ठीक है। थर्ड ये एक और टर्म पे डिपेंड करता है एंगल थीटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल है। तो अब मैं सबसे पहले एक एरिया वेक्टर पढ़ाने लगा हूं। व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। ये जो सरफेस है इसका जब हमें एरिया वेक्टर बताना है, कितना एरिया वेक्टर है, पहली बात एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब एंड कितना मैग्नीट्यूड होगा? जितना इस शीट का एरिया, जैसे मान लो ये आर रेडियस का डिस्क होता है या रिंग होता, तो कितना एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर टू सरफेस, किसी भी सरफेस के दो परपेंडिकुलर होते हैं, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो कौन सी डायरेक्शन तुम्हें चूज करनी है? तुम्हारी मर्जी है, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। इधर का पॉजिटिव मानना है, इधर का पॉजिटिव मान लो, इधर का पॉजिटिव मानना है, इधर का पॉजिटिव मान लो। तो वी कैन चूज एनी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, टू बी पॉजिटिव। किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, इस साइड भी मान सकते हो, इस साइड भी मान सकते हो। फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, जो सिर्फ एक सरफेस है, वॉल्यूम नहीं है। बट फॉर अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मतलब जो एक वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है पूरा, तो उसके लिए हमने डिफाइन कर रखा है कि ये बंद है पूरा सिस्टम। इसके लिए हमेशा जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, ये बाहर वाला डायरेक्शन से सरफेस, इसके दो परपेंडिकुलर हो गए, इस तरफ भी अंदर की तरफ भी, तो हमेशा हम जो इसके लिए कौन सा पॉजिटिव मानते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जैसे इस सरफेस का ये वाला डायरेक्शन एरिया वेक्टर है, इस सरफेस का ये वाला, ये फ्रंट वाले का सामने वाला। ऐसे मान लो एक सिलेंडर है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस साइड लोगे, इस सरफेस के लिए इस साइड, ये सरफेस ये इसके परपेंडिकुलर होएगा। मान लो शेल है या स्फीयर है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और स्फीयर का या शेल का जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है। तो ओपन सिस्टम के लिए तुम्हारी मर्जी है, कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। क्लोज सिस्टम के लिए फिक्स्ड होता है कि हमें कौन सा आउटपुट डायरेक्शन ही पॉजिटिव कंसीडर करना है।
तो अब हम इसका एरिया देखते, इसका फॉर्मूला देखते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डी ए वेक्टर, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाए तो ये ई वेक्टर है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? डी ए वेक्टर का इंटीग्रल विच इज ए वेक्टर, या ई ए कोस थीटा। तो फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, तो ये क्या क्वांटिटी होना चाहिए? तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ई इंटू ए। ई होता है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, या इसको लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना आगे बोल्ट की टर्म में पढ़ेंगे, ये होता है बोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो होता है बोल्ट मीटर, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बताता हमें किसी भी सरफेस में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। इससे पहला केस देखो, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये अगर ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो मतलब ये एरिया वेक्टर के पैरेलल है, ये ध्यान रखना। परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो ई और ए में कितना एंगल होगा? या तो 0 होगा या 180 होगा। तो इस केस में मान लो 0 डिग्री एंगल है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई ए cos 0 विच इज ई। अगर 90 डिग्री है, मान लो ये एरिया ऐसा है, ये सरफेस है तुम्हारा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कितना एंगल बन रहा है? 90। तो ई ए cos 90, cos 90 कितना हो गया? 0, तो फ्लक्स विल बी 0। अगर 180 है, मान लो एरिया वेक्टर इधर है और ई इधर है, तो फ्लक्स कितना आएगा? ई ए cos 180 डिग्री, cos 180 इज -1, तो माइनस ई। अब ये वाला केस देखो, ई वेक्टर एरिया वेक्टर मान लो परपेंडिकुलर टू सरफेस, इनमें एंगल अगर थीटा फॉर्म हो रहा है तो कितना फ्लक्स आना चाहिए? ई ए कोस थीटा, अगर ई कांस्टेंट है। अगर ई वेरिएबल हुआ तो हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों केसेस में देखो, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे वर्क है, वर्क स्केलर है, बट वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क का मीनिंग होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या एनर्जी बढ़ रही है, नेगेटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी लूज कर रहा है। तो फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है? क्योंकि फ्लक्स में डायरेक्शन तो नहीं होता। पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है कि उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लीव कर रहा है, तब तुमने एरिया वेक्टर भी इधर माना है, फील्ड भी इधर माना है, तो इस सरफेस से, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से फील्ड लीव कर रहा है। अगर मैं एरिया वेक्टर इस तरफ मानता हूं, मतलब ये वाली सरफेस लेता हूं, तो नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब है कि भाई जो तुमने एरिया वेक्टर लिया है उस साइड से फील्ड एंटर कर रहा है, तो नेगेटिव फ्लक्स मींस फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द सरफेस। एंड पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मीनिंग है? फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस। जीरो फ्लक्स का क्या मतलब है कि ना फील्ड एंटर कर रहा है ना लीव कर रहा है, या नेट फ्लक्स कितना है, या जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतने लीव भी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जीरो फ्लक्स। इफ ई वेक्टर मेक्स थीटा एंगल विद सरफेस, इट मेक्स एंगल। अगर तुम्हें कई बार ना क्वेश्चन आए कि जैसे ये मान लो सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ये जो एरिया वेक्टर है उसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। तो मतलब अगर ई वेक्टर सरफेस के साथ थीटा बना रहा है, ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 माइनस थीटा। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है। जैसे तुम्हें बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, बट एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। ये एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये इफ ई इज पैरेलल टू सरफेस के पैरेलल है, तो ये सरफेस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, बट एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। फॉर ओपन सरफेस, ठीक है, फॉर ओपन सरफेस चूज एनी डायरेक्शन, फॉर एरिया वेक्टर किसी को भी चूज कर लो। क्लोज सिस्टम में हम हमेशा कौन सा पॉजिटिव चूज करते हैं? ऑलवेज चूज आउटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव।
एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, एक तुम्हारे पास डिस्क है, उसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही है। फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन द रिंग इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक केस में तुमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, एक केस में 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो हमें चेंज इन फ्लक्स निकालना है। देखो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। पहला केस, ये हमारे पास ये ई वेक्टर था, मान लो मैं ए वेक्टर भी इधर ही चूज कर रहा हूं। तुमने क्या करा, एरिया को मान लो किसी भी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एरिया को 90 डिग्री घुमा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सेम डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में फ्लक्स कितना था, ई ए कोस 0, इनिशियल फ्लक्स था ई ए। फाइनली फ्लक्स कितना एंगल हो गया दोनों में, 90, तो फाइनल फ्लक्स हो गया 0। तो चेंज इन फ्लक्स, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना आ रहा है, माइनस ई। ये इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछूं, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, ई इंटू ए। सेकंड में क्या पूछा उसने, अगर हमने 180 डिग्री से घुमा दिया, तो अगर 180 डिग्री घुमाओगे, एरिया तो फिर इसी के घूम के ऐसे ही हो गया, तो इसमें कितना आना चाहिए चेंज इन फ्लक्स। अगर किसी बच्चे का आंसर 0 आ रहा था, वो गलत है। क्यों? देखो, पहले तुम्हारी मर्जी है, किसी भी डायरेक्शन को एरिया वेक्टर को पॉजिटिव मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे नीचे वाले को मान लो, तुम्हारी मर्जी है। बट एक बार अगर तुमने चूज कर लिया, अब वो फिक्स हो जाता है। तो जैसे मैंने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया था, तो अगर मैं सरफेस को 180 डिग्री घुमा रहा हूं, तो एरिया भी कितना घूम गया होगा, 180 डिग्री। तो अब एरिया नीचे की तरफ होगा। स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लो, क्योंकि ओपन सरफेस है, चाहे ये चूज कर लो चाहे नीचे वाला। बट एक बार हमने अगर चूज कर लिया, तो वो फिक्स हो जाता है। तो अगर ये 180 डिग्री घूम गया सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी कितना घूमेगा, 180 डिग्री। इनिशियल फ्लक्स कितना है, ई ए कोस 0 विच इज ई प्लस ई। फाइनल फ्लक्स कितना आ गया, ई ए कोस 180 या माइनस ई। चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस 2 ई ए, या मैग्नीट्यूड कितना आ गया, प्लस 2 ई। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ फील्ड 3 i कैप 4 j कैप प्लस 5 k कैप इन अ रीजन। किसी रीजन में ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बाउंड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो ये कर्व है, एक सर्कल दिया हुआ है ना, तो इसमें एरिया वेक्टर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड तो कितना है इसका, पाई r²। डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब बाहर की तरफ मानना बाहर मान लो, अंदर की तरफ मानना अंदर मान लो, क्योंकि ओपन सरफेस है। तो मान लो मैं बाहर की तरफ एज्यूम कर रहा हूं, तो हमने एरिया वेक्टर क्या डिफाइन किया था, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल टू एरिया, जो भी तुम्हारा सरफेस है उसका एरिया, के कैप, ठीक है। चाहे एक चीज, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, दोनों में एरिया पूरा ही लेना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वहां पे सरफेस हो, बस एक कर्व होना चाहिए। ई वेक्टर कितना है, 3 i कैप 4 j कैप प्लस 5 k कैप। कांस्टेंट फील्ड है, डायरेक्टली फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। आई और के का तो नहीं करते, जे के साथ भी नहीं होगा, सिर्फ के साथ होगा। कितना आएगा, 5 पाई r²। ये आ गया पहला केस। अब डायरेक्टली कर सकते हो सेकंड केस। कहां पे रिंग लाई कर है, YZ में, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो आई कैप में आएगा। तो एरिया वेक्टर इज पाई r² आई कैप। फील्ड ये है, फ्लक्स कितना हो जाएगा इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, 3 पाई r²। थर्ड केस, एरिया वेक्टर ये XZ प्लेन में लाई कर है, तो जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस में आएगा, जे कैप में, ठीक है। फील्ड इतना है, तो फ्लक्स निकालना, फ्लक्स इसमें से कितना आ जाएगा, 4 पाई r²। ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ठीक है, हमें इसमें से फ्लक्स निकालना है। ये इसका ओरिजिन है, साइड्स हैं इसके ए सारे। अब जैसे देखो ट्राई करते हैं, मान लो इस सरफेस को हम 1 ले रहा हूं,
इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली ई डॉट ए डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सरफेस का एरिया, फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर कितना हो गया? मैग्नीट्यूड कितना एरिया का? ए स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? आई कैप। सेकेंड सरफेस में इसको ले रहा हूं, तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, कितना? माइनस ए स्क्वायर आई कैप। थर्ड, ये टॉप सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, कितना? ए स्क्वायर जे कैप। फोर्थ, मैं बॉटम सरफेस को मान रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, कितना? माइनस ए स्क्वायर जे कैप। फिफ्थ सरफेस ये फ्रंट वाला, इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ होगा, कितना? ए स्क्वायर के कैप। सिक्स सरफेस जो पीछे वाला बच गया, इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा माइनस के में, तो माइनस ए स्क्वायर के कैप। अब मैं बोलूँ फर्स्ट सरफेस में से फ्लक्स बताओ क्या होगा? ई डॉट ए, तो कितना आ जाएगा? ई वन ए स्क्वायर। सेकेंड में से बताओ, ठीक है, करते जाओगे ऐसे, माइनस ई वन ए स्क्वायर। थर्ड सरफेस में से ये इनका डॉट प्रोडक्ट, ई टू ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लोगे सारे, माइनस ई टू ए स्क्वायर। फिफ्थ सरफेस में से ई थ्री ए स्क्वायर, माइनस ई थ्री ए स्क्वायर। टोटल फ्लक्स, अगर मैं बोलूं कि भाई इन सब में से टोटल फ्लक्स भी बता दो, ये तो इंडिविजुअल सरफेस हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? व्हाट इज टोटल फ्लक्स? तो इन सब का सम कर लोगे। देखो टोटल फ्लक्स ट्राई करके देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5(3), ठीक है, इस तरीके से सबका एडिशन करो, इनका एडिशन कितना आ रहा है? दैट इज 0। तो टोटल इसमें से फ्लक्स कितना है? 0। 0 फ्लक्स का क्या मीनिंग है कि भाई जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस क्या कर रही है? लीव कर रही है। देखो 1 में से जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही थी उतनी 2 में से लीव कर गई, या 2 में जितनी एंटर कर रही है, सॉरी उल्टा बोल गया ना, 2 का फ्लक्स नेगेटिव है, तो 2 में जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है 1 में से उतनी लीव कर रही है, तो नेट फ्लक्स इसमें से कितना होगा? 0। तो एक पॉइंट नोट करो, कोई भी अगर क्लोज सिस्टम है और फील्ड अगर कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, फील्ड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। किसी भी क्लोज सिस्टम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का मतलब तो हो सकता है कि जैसे से आगे जा रहा है फील्ड बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ये सेम क्वेश्चन होता, फील्ड जैसे से आगे जाते फील्ड बढ़ता, तो एंटर कम कर रही होती, लीव ज्यादा कर रही होती, उसका अलग वो केस नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है तो मतलब वो आगे जाके चेंज नहीं हो रहा, तो जितनी फील्ड लाइन स्टार्टिंग में एंटर करी उतनी फील्ड लाइंस क्या कर रही है? लीव। तो नेट फ्लक्स हमेशा कितना होगा? 0 इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म और क्लोज सिस्टम, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनकमिंग और एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आउटगोइंग। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? ये सेम क्वेश्चन है, फिर से वही है, क्यूब दे रखा है, साइड लेंथ है a, बट इसमें जो फील्ड है वो x के साथ वेरी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हो सकता है इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना पड़े। अब देखो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पहला सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में से एरिया वेक्टर इस तरफ है, हमें इंटीग्रेट करना होगा, ई वेक्टर भी इस तरफ है क्योंकि आई कैप में है ना। तो मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस बताओ, क्या करोगे? इंटीग्रल ई डॉट डी इंटीग्रेट करोगे, बट हमें एक चीज देखो, इसमें ना इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे सरफेस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये है 0, ये है a, ये ना पूरा सरफेस x इज इक्वल टू ए है, किसी भी जगह चले जाओ एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा a है। तो इस पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो फ्लक्स में से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, एरिया वेक्टर कितना हो गया? तो डायरेक्टली ई डॉट ए से करो, एरिया वेक्टर कितना है इसका? ए स्क्वायर आई कैप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है वो? ई नॉट एक्स, एक्स इस पूरे सरफेस पे एक्स वेरिएबल ही नहीं है, पूरे सरफेस पे एक्स कांस्टेंट है, कितना? ए। तो कितना होगा इनका डॉट प्रोडक्ट? ई नॉट ए क्यू। ये समझ आ गया बच्चों?
अब मैं बोलूं इस सरफेस में से बताओ जो इसके ऑपोजिट सरफेस था, A2 वेक्टर इधर है। अब फिर से देखो क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। A2 तो कितना हो गया -a² i कैप। E वेक्टर इस पूरे सरफेस पे, ये YZ प्लेन है, इस पूरे सरफेस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस पूरे सरफेस पे E 0 है, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, सीधा ही 0। हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ा। तो कभी भी वेरिएबल फील्ड है डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट मत करने बैठ जाना, देखना कि क्या फील्ड वेरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा। फिर हमने मान लिया टॉप सरफेस ले लिया, थर्ड सरफेस। अब इस पे तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हो देखो x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा? आंसर इज स्टिल नो। क्यों? एरिया वेक्टर है, माना कि एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वेरी कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड तो x में है, और इसका जो भी तुम्हारा एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर किस तरफ आ रहा है, j में। तो चाहे फील्ड वेरिएबल है बट दोनों में हमेशा एंगल कितना है, 90। तो फ्लक्स कितना होगा, 0। वाई? बिकॉज एंगल कितना है दोनों में, 90 डिग्री। ऐसी बॉटम सरफेस, इसमें से भी समझ आ रहा है, 0, बिकॉज ई वेक्टर ही कितना होगा, ई वेक्टर और ए वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ऐसे ये जो फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, ये एरिया वेक्टर आएगा सामने के की तरफ, और फील्ड किधर है, आई की तरफ। फिर से दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो गया, फिर से 0। 6 में से भी फ्लक्स कितना हो गया, 0। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आ रहा है, E0 AQ। तो अगर फील्ड वेरिएबल हो देन नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस मे और मे नॉट बी 0, बट अगर फील्ड कांस्टेंट है तो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल। इसमें देखो E0 x k कैप। अब इस सरफेस के लिए जो x है, जैसे से x चेंज हो रहा है, x वेरी कांस्टेंट नहीं है, तो फील्ड कांस्टेंट नहीं है, x के साथ चेंज कर रहा है, और एरिया वेक्टर भी किधर आ रहा है, इसका k कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, k कैप। तो ये तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करें कैसे? देखो क्या चीज कैसे इंटीग्रेट स्टार्ट कैसे करना होता है। अब किसी भी, अगर मैं x डिस्टेंस पे चला जाऊं जहां पे कोऑर्डिनेट x है, वैसे तो फील्ड वेरिएबल है, बट यहां से सारे के सारे x डिस्टेंसेस पे, यहां से सारे के सारे x डिस्टेंसेस पे क्या चीज बनेगी, देखो एक स्ट्रिप बन जाएगी, बहुत पतली सी स्ट्रिप बनाना, यहां से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप बनाना। समझ आया हमने x डिस्टेंस पे क्यों बनाई स्ट्रिप, y में क्यों नहीं बनाई? मैं वो पॉइंट्स देख रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, हमें वो पॉइंट चूज करने हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इस पूरी स्ट्रिप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल बट फॉर दिस स्ट्रिप, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, x सारे के सारे x डिस्टेंस पे, तो इस सर पूरी की पूरी स्ट्रिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। ये समझ आ गया? तो इसके लिए इसको यूनिफॉर्म स्ट्रिप मान के सॉल्व कर दो। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड मान के यहां पे सॉल्व करो। तो इस पे से कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, E0 x। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया, इसकी विड्थ है b, थिकनेस है कितना dx, तो एरिया हो गया b dx। और दोनों में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर भी k कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, k कैप में, दोनों में एंगल हो गया 0। तो नेट फ्लक्स इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, कितना आ गया ये, E0 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, x dx। ठीक है, E0 b इंटीग्रल के बाहर ले लो, x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2। अब इसके फिल करने लिमिट्स, x के लिमिट्स, x यहां से मेजर करना स्टार्ट करो, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो x का जो पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, 0 पे, और फाइनली जो स्ट्रिप बनेगी वो कहां पे बनेगी, a पे। तो तुम्हारा फ्लक्स कितना आ रहा है, E0 b a²